इनको तो इस वक्त बेचारों को शायद इलाज की ज़रूरत है या किसी इतने घबराए हुए इतना शोर शराबा, उनको यही समझ नहीं आ रही कहना क्या है करना क्या है। माशाल्लाह से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पेशावर आज लहू लहू है कि नमाज जुम्मा के दौरान किस्सा खानी बाज़ार में कूचा रिसालदार की मस्जिद में धमाका हुआ और अब तक इब्तदाई मालूमात ये बता रही हैं कि 30 अफराद शहीद हुए हैं, नमाजी जो थे मौजूद, जिसमें पेश इमाम भी हैं, पुलिस एहलकार भी हैं और बाकी नमाजी लोग मौजूद हैं, और 50 अफराद से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी भी है। इस वक्त ज़ख्मियों का इलाज जारी है और जो वहाँ पर ऑपरेशन है वो भी तकरीबन इस वक्त जारी है और तमाम शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम लेंगे, मुसलसल आपको इस सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। मोहम्मद नोमान इस वक्त जो वहाँ पर मौजूद हैं और आसिफ शकूर हमारे नुमाइंदे लेडी रेडिंग अस्पताल में मौजूद हैं। दोनों से वहाँ की अपडेट्स लेते हैं। सबसे पहले नोमान की जानिब चलेंगे। नोमान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? तमाम ज़ख्मियों को तो हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया, लेकिन जो यहाँ शहीद हुए उनको भी यहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और जो शवाहिद इकट्ठे करने का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, किस्सा खानी कूचा रिसालदार के करीब हम मौजूद हैं और इंतहाई अफसोस के साथ नाजरीन को ये खबर देनी पड़ रही है कि SSP ऑपरेशन पेशावर हारून रशीद ने अब से थोड़ी देर कबल बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस अफसोसनाक वाक़े में 50 नमाजी शहीद हो गए हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए थे, जिनको लेडी रेडिंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। बाज़ ज़ख्मियों को हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल भी किया गया है। इसके अलावा जो जाए हादसा है जहां पर खुदकुश हमला हुआ था जामे मस्जिद कूचा रिसालदार में, वहां पर अब भी जो धमाके के असरात हैं वो दिखाई दे रहे हैं। खिड़कियों के जो शीशे थे वो बिखरे हुए पड़े हैं, खिड़कियां अपने फ्रेम से निकली हुई हैं, क्योंकि ये एक तंग इलाका था, गुंजान आबाद इलाका है, पेशावर का अंदरूनी शहर है और यहाँ पर गलियाँ हैं बड़ी तादाद में और कूचा रिसालदार भी उन्हीं में शामिल है। तो इस ज़ोरदार धमाके की वजह से ना सिर्फ मस्जिद बल्कि करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा था। अब से थोड़ी देर कबल IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी और गवर्नर शाह फरमान ने भी इस इलाके का दौरा किया है। दीगर वज़रा भी इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन CCPO पेशावर ने भी इस इलाके का दौरा किया है। इस धमाके में बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जो कि देसी साख्ता था। इस धमाके में इस्तेमाल होने वाले बॉल बेरिंग्स भी इकट्ठे किए गए हैं, जबकि जो मुबैना तौर पर पिस्टल से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई थी उसको भी पुलिस ने अपनी तहवील में लिया हुआ है। सही। अच्छा नोमान, आप हमारे साथ ही रहेगा, मज़ीद आपसे बात करते हैं, लेकिन आसिफ शकूर इस वक्त लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आसिफ, अभी हारून रशीद जो है SSP ऑपरेशन वो बता रहे हैं कि 50 नमाजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो हॉस्पिटल में कितनी डेड बॉडीज़ लाई गई हैं? यहाँ क्या फिगर बताया जा रहा है हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से? कुछ देर पहले हमने जो है हम कर दिया था कि इस अफसोसनाक वाक़े में 50 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा जो अस्पताल जराए हैं उनका ये भी कहना था कि 100 से ज्यादा जख्मी जो है वो लाए गए हैं, जिनमें 20 से 25 अफराद ऐसे हैं जो कि शदीद जख्मी है और उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल जराए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि जो शहीद होने वाली तादाद में भी इजाफा जो है वो हो सकता है। ये धमाका जिस वक्त हुआ उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने जख्मी यहाँ पर लाए जा रहे थे उसके थोड़ी देर बाद ही जो डेड बॉडीज है उनको एम्बुलेंसों के जरिए जो है वो रफा तक हवाले करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था और तकरीबन 1.5 से 2-3 घंटे मुसलसल एम्बुलेंस से सायरन बजाती हुई जो डेड बॉडीज हैं उनके वरसा को हवाले कर रही थी। ताम अब ये सिलसिला जो है थम चुका है। अब कोई एम्बुलेंस जो है वो के जो अस्पताल के अंदर के जो मनाजिर थे उसमें जितने भी वरसा थे वो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर आए थे। काफी बड़ी तादाद थी
और काफी रिकत आमेज मनाजिर यहाँ पर देखने को मिले थे। तकरीबन अगर ये कहना चाहिए 70 to 80% जो डेड बॉडीज है वो हवाले कर दी गई है, और जो वरसा आए थे वो अब अपनी जो प्यारे हैं उनकी डेड बॉडीज को लेकर जो है घरों को रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब आसिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जख्मियों के हवाले से क्या बताया जा रहा है, कितने जख्मी हैं जिनकी हालत नाजुक है, अस्पताल जो जराए बता रहे हैं? अस्पताल खर्जुमान ने बोल न्यूज से बात करते हुए अब से कुछ देर पहले बताया था कि 20 से 25 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो नाजुक है, वो शदीद जख्मी है और उनको इंटेंसिव केयर में रखा गया है। उनको खून की भी अशद जरूरत है। इनमें से बाज़ जख्मी ऐसे हैं जिनको सर पे चोटें आई हैं या इनके कोई और जिस्मानी अज़रा जो है उनके ज़ाया होने का भी जो खतरा है वो भी लाहक है। और दूसरी जानिब जो खून के एहतियात हैं, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से खून के एहतियात की अपील भी जो है की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आसिफ हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं। ज़ख्मियों के हवाले से भी मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आलिम दीन है, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया नक्शबंदी साहब आपके वक्त का। मोहम्मद नुमान मौजूद हैं किस्सा खानी बाज़ार के मस्जिद के करीब जहाँ पर यह जो हादसा हुआ है। नुमान, आपसे मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप बता रहे कि ऑपरेशन जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, किस किस्म के शवाहिद इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है BDS के हमले की जानिब से, पुलिस ज़राए की जानिब से जो इकट्ठे किए जा रहे हैं? जी, SSP ऑपरेशन का ये कहना है कि सर्च ऑपरेशन कुचा रिसालदार, किस्साखानी बाज़ार और दीगर मुल्हिका इलाकों में किया गया है और इसकी बुनियादी जो ज़रूरत ये महसूस करते हैं कि अगर ये जो हमला आवर था इस हवाले से उनको कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर होटल्स हैं, सराय हैं जहाँ पर लोग आते हैं, आर्जी तौर पर क़याम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनका बाकायदा रजिस्टर होता है जिसमें तमाम एंट्रीज की जाती हैं। तो यही एक किस्म का सर्च ऑपरेशन है जो यहाँ पर किया गया है और अब देखा जाएगा कि पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई कामयाबी सामने आती है, उनको कोई क्लू मिलता है या नहीं मिलता, ये तो SSP ऑपरेशन या पुलिस हुकाम ही कुछ देर में बता सकेंगे। इसके अलावा जो बम डिस्पोजल यूनिट का अमला है उसने जो बारूदी मवाद में जो बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए थे वो इकट्ठे कर लिए हैं और जो इसका वज़न था वो 5 से 6 किलोग्राम बताया गया है। 5 से 6 किलोग्राम जो बारूदी मवाद है वो था और उसमें बॉल बेरिंग और दीगर जो चीज़ें बताया जा रहा है कि वो इस्तेमाल की गई थी और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो भी किया जा रहा है और जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। मोहम्मद नुमान भी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, बड़ा ये एक अफसोसनाक अमर है, हमें एक अच्छा एक वक्त गुजरा, हम देख रहे थे मसाजिद पर, इमाम बारगाहों में इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, इस किस्म के कोई वाक़यात नहीं थे, लेकिन ये मसाजिद में निहत्ते नमाजियों को इस तरह निशाना बनाना ये तो दुनिया का कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो दीन ही सलामती का है, अमन का है, मोहब्बत का है। तो ये कौन लोग हैं जो अल्लाह के घर को इस तरह से निशाना बनाने वालों में शामिल हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये बहुत ही अफसोसनाक आज खबर आई है और अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी ही मुज़म्मत की जाए वो कम है। यकीनन ये जो दहशतगर्द हैं इनका कोई मजहब से, दीन से ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये जहन्नमी दरिंदे हैं। ये वाक़या पाकिस्तान के अंदर कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि आप एक तारीख के तसलसल को देखें, पीछे चले जाएं तो 2006 में सानिया निश्तर पार्क, फिर लाहौर के वाक़े को देख ले, अल्लामा मुफ्ती सरफराज नईमी, फिर पिशावर के वाक़े को देख ले, स्कूल के मासूम वो बच्चों का नाहक कत्ल, फिर आज का ये जो वाक़या हुआ है मस्जिद के अंदर, नहते नमाजी जो अल्लाह की इबादत करने के लिए वहां पे पहुंचे हैं, तो इन दहशत गर्दों ने वो ऐसा सफाकाना हमला किया जिससे एक इंसानी तारीख जो है लरज़ उठती है, बल्कि एक इंसान ये इंसानियत कहलाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जहन्नम के कुत्तों में से ये कुत्ते होते हैं। ये हदीस पाक के अल्फाज है। फिर एक इंसान का कत्ल यकीनन वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। दूसरी बात यह है कि ये जितने दहशतगर्द हैं, आज हम देखते हैं कि हमारी वजारत दाखिला कहाँ है। आज वजारत दाखिला हमें नजर नहीं आती। हम ये जो हमारे इदारे हैं, सरकोटी इदारे हैं, वो कहाँ खड़े हैं। तमाम इन चीजों को देखा जाएगा
वो जिम्मेदारी निभाएं, बल्कि अगयार दुश्मन की नजरों को देखे, कुर्ब जवार में देखे। ये आप इंडिया को देख ले, ये अफगानिस्तान को देख ले, यहाँ से ये नासूर उठते हैं, यहाँ से आके हमले होते हैं। और आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा कि जो हमारे नमाजी शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन से मैं दिली हमदर्दी और ताज़ियत करता हूँ और दुआ गो हूँ, रब्बे काबा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो दीगर हमारे नमाजी जख्मी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्द अज जल्द उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। यकीनन जो आज शहीद हुए हैं, बड़ा एलिमेंट शहादत में तो कोई फर्क। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक बड़ा एलिमेंट है आपको 2011, 12, 13 के ये दौर अदवार, जब ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन से कबल एक बड़ा खौफ सा आने लगा। अल्लाह के घर में लोग अमान के लिए, सलामती के लिए और दिल के सुकून के लिए जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये खौफ सा एलिमेंट हो गया था। नमाज जुम्मा, नमाज के लिए लोग जा रहे होते थे, फजर से लेकर इशा तक किसी न किसी जगह कोई ना कोई धमाका हो जाता था। खौफ हमेशा ये मुतालबा करते रहे हैं। ये जो रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरान हैं, इनसे भी हम मुतालबा करते रहे कि उलमाए किराम को, जो हमारी इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उनको सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है। और रियासत मदीना ही नाम इसी चीज का है कि अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो हमारी ये हुकूमत जो रियासत मदीना की दावेदार होती है, सुबह उठते हैं तो रियासत मदीना, शाम है तो रियासत मदीना, तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बल्कि हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो हम मसाजिद में महफूज नहीं है, अल्लाह के घर में महफूज नहीं है, रोडों पे महफूज नहीं है, तो और कहाँ महफूज होंगे? सही, बिल्कुल। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा अलमिया है जो इस वक्त हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नुमान और हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर मौजूद हैं। नुमान की जानिब में एक बार फिर से आऊँगा। नुमान, आप जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। मैं आपसे पेशावर की सिक्योरिटी से मुतालिक, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो पहले हम ये देखते थे कि 2012, 13, 14 में बड़ी सिक्योरिटी रखा हुआ चेक पॉइंट थे, फिर उसके बाद ये सारे चेक पॉइंट्स हटा दिए गए। अब उमूमी तौर पर शहर में सिक्योरिटी की और दाखिली खारजी रास्तों की क्या सूरत हाल रहती है? जी, ओवरऑल अगर पेशावर की हम बात करें तो जो हसास चंद एक मकामात हैं वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतज़ामात नज़र आते हैं, लेकिन जो शहर के बाकी इलाके हैं, ख़ास तौर पर अंदरूनी शहर के, वहाँ पर कोई ऐसी ख़ास सिक्योरिटी नहीं है। अभी कुछ अर्सा कबल अबाबील फोर्स उसका क़याम अमल में लाया गया है और इसका एक बुनियादी मकसद ये था कि जो बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम से, ये एक पॉइंट हम एजेंडा उसका कह सकते हैं कि उसको फोकस किया जा रहा था कि जो स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सके, की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको रोका जा सके। तो इस हवाले से तो शहर में हम कुछ इस तरह के इक़दामात देखते हैं, लेकिन जो इस तरह की बड़ी तकरीबकारी की कार्रवाइयाँ जिनकी कोशिश की जाती है हर वक्त, इस हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी सुस्ती वो हम देखते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से पेशावर में काफ़ी हद तक अमन कायम हो गया था। लोग भी रिलैक्स थे, जो सिक्योरिटी के इदारे थे वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गए थे। लेकिन कुछ अरसा कबल और ख़ास तौर पर ये जो अभी रिसेंट एक पोलियो की इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया था, इसमें जो वाक़यात पेश आए तो उसके बाद एक तशवीशनाक सूरत हाल हमें महसूस हो रही थी कि एक बार फिर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और इसी का आज इन हमलावरों ने फ़ायदा उठाया और इस जामे मस्जिद को निशाना बनाया, जहां पर बड़ी तादाद में नमाजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बिल्कुल, नमाजियों की शहादत जो है इस वजह से हुई है, लेकिन जो एक चीज़ है कि सॉफ्ट टारगेट करने की ये कोशिश होती है कि जहाँ पर उनको रेजिस्टेंस उस तरह से नहीं मिलती तो इस किस्म के दहशतगर्द निहत्ते नमाजियों पर अटैक करते नजर आ रहे हैं। लेडी रेडिंग में मौजूद आसिफ शकूर से एक चीज़ जानते हैं। आसिफ, एक तो बताइएगा कि लेडी रेडिंग में क्योंकि ज़ख्मी जो है वो 100 से ज़ायद आए हैं, तो यहाँ कैपेसिटी के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से सिचुएशन हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से कैसी रही है, और फिर किस किस्म के ज़्यादा ज़ख्म जो हैं वो ज़ख्मियों में आए, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं इस बारे में? जी, आप बात कर रहे हैं तो तर्जुमान आसिम खान की जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि आमतौर पर भी कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि
एक तो ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है क्योंकि पूरा का पूरा सूबा इसी अस्पताल के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा ये शहर के अंदर मौजूद है। और जहाँ पर आज ये अफसोसनाक वाकया हुआ, जहाँ पर ये बम धमाका हुआ था, तो उससे 5 से 6 किलोमीटर की मुसाफत पर ये हॉस्पिटल है। रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था, तो गुंजाइश किसी किस्म की समस्या जो है वो दरपेश नहीं आया। जहाँ तक आपने जख्मियों की बात की है, तो जो शदीद जख्मी है तो उनमें आसिम खान के मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि बाज़ जख्मियों को सर पर चोटें आई हैं, बाज़ जख्मियों की हालत ऐसी है कि उनके जो जिस्मानी अज़ा हैं, जैसे हाथ हो गया, पाँव हो गया, तो वो ज़ाया होने का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है, खतरा उसका लाहिक है। दूसरी जानिब जो है वो खून के जो कमी जिन जख्मियों का उनको खून की दरकार है, तो इंटेंसिव केयर में वहाँ पर। सही, बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर, हमें आगाह कर रहे थे आप, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद नुमान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कुचर रिसालदार की मस्जिद के हवाले से, आपको भी शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। और इन मार्चेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक तरफ सिंध हुकूक मार्च जिसकी मंजिल कराची की जानिब है, और दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च जो महंगाई मार्च है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से अब इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं, जो इस वक्त जनूबी पंजाब में वो निकल कर अब सेंट्रल पंजाब की जानिब गामजन है। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं जी। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और राना अरशद साहब मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों अब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। शौकत बसरा साहब, अब एक जानिब तो आप मार्चेस का इस्तकबाल करेंगे, दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद का भी अब आपने इस्तकबाल करना है, तो दो चीज़ें हैं, एक अवाम साथ आ रही है, दूसरा तहरीक अदम एतमाद आ रहा है, तो अब फिर घबरा रहे हैं आप? शौकत बसरा साहब। राना अरशद साहब से बात कर लेते हैं। राना साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज हो गई है, अब वो फजलुर रहमान साहब कह रहे थे 48 घंटों में आम फैसले और 24 घंटों में चीज़ें आ जाएंगी सामने, अब मजीद 2 दिन डिले हो गया। तहरीक अदम एतमाद आप वक्त पे वक्त दिए जा रहे हैं हुकूमत को, या फैसला कर नहीं पा रहे हैं आप खुद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमेशा आप और बोल टीवी बड़ी फहम फरासत का आप मुजाहरा करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की सडनली तबीयत खराब हुई है और आज वो कोर्ट में भी नहीं आ सके, क्योंकि जो अली बाबा 40 चोर और इमरान खान ने 3 दर्जनों मुकदमा दर्ज किए हुए हैं खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब पर, आज पेशी थी नैब की कोर्ट में और हम लोग वहां पर मौजूद थे, हमजा शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद। देखिए जी, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अजान दे रहे हैं, हम जो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी लगाई है, ड्यूटी लगाई है, शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों के साथ भी ऑन बोर्ड हैं, वो पार्लियामेंटेरियन के साथ भी ऑन बोर्ड है, वो अपोजिशन की पार्टियों के साथ भी ऑन बोर्ड है। 22 करोड़ आवाम के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो गए हैं। सर राना साहब, आप अजान तो दे रहे हैं, सर जमात कौन करवा रहा है, इमाम कौन है इस सारे अमल का? मौलाना साहब है। अल्लाह ताला की जात के हुक्म पर हम सब कुछ कर रहे हैं। जालिम जब जुल्म करता है तो फिर खल्के खुदा के साथ खड़ा होना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम और तमाम अपोजिशन पार्टीज हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा काम है अवाम के साथ खड़े होना सही, और इशू पर बात करना। आज इत्तेहादियों को हम बता रहे हैं, अगर इत्तेहादी इतने खुश हैं तो भी पहले चौधरी शहजाद साहब माशाल्लाह को क्रिकेट खेल रहे थे कि बीमार नहीं थी और इमरान खान को पता नहीं था, अब बड़ी तबारदारी करते हैं। अब तो वो एमक्यू हैदराबाद भी जाएंगे, अब तो वो तमाम पार्लियामेंटेरियन को भी मिल रहे हैं, लेकिन 4.25 साल उनको कुछ याद ना आया। आज हॉस्पिटलों में मेडिसिन नहीं, आज बिजली देखना। चले मैं जवाब ले लेता हूं कि ये घबराहट का असर। राना साहब, मैं शौकत बसरा साहब से, बसरा साहब, अब घबराहट हो रही है आपको, घबरा रहे हैं कि मार्च भी आ रहे हैं और मार्च में और साथ ही तहरीक अदम एतमाद भी आ रही है। होगा इंशाअल्लाह, अब इनका जाना ठहर चुका है। ये अच्छा मुदस्सिर, ऐसे है
कि मुझे तो लग रहा है कि अगर आप अभी मैं राना साहब को सुन रहा था, इनको तो इस वक्त बेचारों को शायद इलाज की ज़रूरत है या किसी इतने घबराए हुए, इतना शोर शराबा, उनको यही समझ नहीं आ रही कहना क्या है, करना क्या है। हमें कह रहे हैं घबराए ना, शहबाज शरीफ साहब को जरूरत थी। अच्छा, अल्लाह हमारे भाई को सेहत दे, अल्लाह हमारे भाई को सेहत दे। बात ये है मुदस्सर, देखिए अब ये घबराहट है ना कि मेरे दरमियान में बोली जा रहे हैं। ओ मेरी सुन तो लो अब, ओ भाई सुन तो लो। अच्छा मुदस्सर, सूरत ये है, ये जलसा करें, जलसी करें, लॉन्ग मार्च करें, छोटी मार्च करें, बड़ी करें, छोटी धरनी दें, बड़ी दें, और सबसे आखिर में भाई अदम इत्माद तो आईनी तरीका है, हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लेकर आए। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जिस तरह पहले 3.5 साल ये बढ़ के मारते रहे, सुबह नहीं होंगे, शाम नहीं होंगे, सेनेट में भी कर लिया, तो ये लेकर आए, हम इसको वेलकम करते हैं, ये आईनी तरीका है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मुदस्सर, अगर ये कामयाब हो जाते हैं कि ये हम, तो क्या होगा यार, आईनी तरीका क्या है, हम जो चेयर पे पीएम साहब बैठे हैं, दूसरी चेयर पे हम चले जाएंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, हम सबसे बड़ी जमात हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम लोग आइन को मानते हैं, और हम कौन सा यहाँ पर टीटियां लगाने या माल इकट्ठा करने आए हैं। भाई हम तो वजीर आजम तो एक सोच के साथ आए हैं, एक मनसूबाबंदी के साथ आए हैं, मुल्क को ठीक करने आए हैं, इसलिए घबराहट हमें नहीं है, घबराहट उनको है जिनको आप अभी भी देख लें, टेलीविजन पे आ रहे हैं, पहली बात दूसरी से नहीं मिलती, दूसरी से तीसरी नहीं मिलती। तो मेरे भाई, आपने तो 48 घंटे में जिनकी बात कर रहे हैं, आपने तरीके अदम इत्माद लेकर आनी थी। मेरे ख्याल में मुदस्सर टोटल अब तो 6 या 7 घंटे बाकी हैं, देख लीजिएगा 48 घंटे में कब आती है इनकी। बेशक भाई ये 48 घंटे में लाएं, ये 48 दिनों में लाएं, लेकिन हमारा एक ही बात पे फोकस है, वो फोकस इस बात पे है कि अवाम जो हमारी है, जो 70 सालों में इनकी वजह से गरीब भी हुई, हालात ख़राब हुए, इदारे तबाह बर्बाद हुए। डे 1 से इमरान खान ना तो यहाँ वज़ीर आज़म रहा है, ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, ना यहाँ पर कभी आपने बारियाँ ली हैं। हम तो अल्लाह के फजल से यहाँ पर इलेक्शन जीत कर आए, इक़्तिदार मिला, एक नीयत के साथ, सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अवाम को रिलीफ देते हैं तो घबरा ये जाते हैं, चीखें इनकी निकलती हैं। अच्छा, जब रेट बढ़ते हैं तो घबरा ये जाते हैं, चीखें फिर भी निकलती हैं। इनसे ये पूछ लें ये किस हाल में राजी हैं। अगर लोगों को कम कहते हैं, पेट्रोल को कम किया है, बिजली को कम किया है, तो चीखें मारनी शुरू कर दी हैं, मर गए, जुल्म हो गया, मुल्क बेड़ा गर्क हो जाएगा, माशी तौर पे तबाह हो गया। आपकी हुकूमत के जाने पर वो राजी हैं, तो अब आपकी हुकूमत के जाने पर राजी हैं, और वो तो अब ये भी है कि इत्तहादी और वो भी। अच्छा, मेरे साथ जुल्फ़िकार बदर साहब भी मौजूद हैं जी, मैं उनसे भी बसर साहब बात कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। जुल्फ़िकार साहब, अब आप इस्तकबाल कर रहे हैं, सेंट्रल पंजाब में अब इन हो गए हैं बिलावल भुट्टो साहब, और आगे फिर बड़ी मंजिल तो लाहौर है, तो आप मार्च लेकर आ रहे हैं। मार्च तो चलें ठीक है, लेकिन सर तहरीक अदम एतमाद अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा, क्या वजूहात हैं? जो लॉन्ग मार्च है ये वन ऑफ द ऑप्शन है, इसको तो हम अवेल कर रहे हैं, पर आप देखेंगे बड़ी जल्दी आपको तहरीक अदम एतमाद जो है ना वो भी नजर आ जाएगी होते हुए। इसमें ये जो लोगों को इबाम है या क्यासे राई की वजह से लोग परेशान हैं, उसकी वजह है कि हुकूमत के अरकान, वजीरों, इमरान खान समेत सब लोगों के जो है रातों की नींदें उड़ गई हैं, और ये घबराहट आने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार चाहते हैं, जो खास तौर पे ऐसे लोग जो कि समझते हैं कि हुकूमत के अंदर होते हुए हुकूमत जल्दी गिरे, वो बार बार अपोजिशन से मुतालबा करते हैं कि जनाब आप जल्दी से जल्दी ये अदम एतमाद लेके आए और हुकूमत जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप बड़ी जल्दी देखेंगे कि लॉन्ग मार्च जैसे ही खत्म होगी, साथ ही तरीके अदम एतमाद आएगी और इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। सही, तो ये तो अब देखते हैं कि आपकी तरीके अदम एतमाद आती। लेकिन मैं राना अरशद साहब आपसे जान लें कि लॉन्ग मार्च आ रहा है सर, सेंट्रल पंजाब आगे मिलके इकट्ठा ही एक मार्च कर लेते, मार्च अलग अलग होंगे, उसके बीच में तहरीक अदम एतमाद आएगी, ये कुछ क्लैरिटी अभी तक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो हो नहीं रही।
तो लॉन्ग मार्च के हवाले से आपकी तैयारी है? आपका तो 23 मार्च के चंद दिन फिर बाकी रह गए हैं, अपने मार्च की भी तैयारी है राणा साहब? जी राणा साहब, पंजाब के अंदर तो महंगाई मार्च है, उसमें शबाशी साहब पूरे पंजाब को की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। सिंध के अंदर मैं समझता हूं कि मौलाना नूरानी साहब हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब हैं, बलूचिस्तान में महमूद अजई साहब हैं, और पीपल्स पार्टी अपना मार्च कर रही है। और हम मुतहदा अपोजिशन जो है वो हम अदम एतमाद की तैयारी करें। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, अदम एतमाद, महंगाई मार्च। और इन हुक्मरानों को अब इनको नींद नहीं आती, ये कहते थे घबराना नहीं, अब ये घबरा चुके हैं। आज जो पिशावर में हुआ वाकया दर्दनाक। राणा साहब हम कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर। राजा साहब, आप इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, आप पहुंचने वाला है सेंट्रल पंजाब में, तो एंटर हो गए हैं, लाहौर पहुंचेगा, फिर आप इस्लामाबाद, बल्कि आपके हल्के से गुजरते हुआ ये मार्च जाएगा बिलावल साहब का। तो ये सर मार्च तो ठीक है, ज़बरदस्त, इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन सर ये तरीके अदम एतमाद क्योंकि आप बड़े लीडर हैं, तो क्या चीज़ें चल रही हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने खुद ही देखा कि एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो पे इस वक्त जो है वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो मज़ार कायद से शुरू हुआ था, वो इस वक्त सेंट्रल पंजाब पहुँचने वाला है। कसो वाल के मकाम पर हम लोग उनके मुंतज़िर हैं, बड़ी तादाद में, लोगों में बड़ा जोश व खरोश है, और एक बड़े जबरदस्त अंदाज से हकीकतल मिसाल उनका इस्तकबाल होगा सेंट्रल पंजाब में। और इंशाअल्लाह ताला फिर ये काफिला यहाँ से निकलता हुआ मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ कहीं क़याम करता हुआ, कहीं सिर्फ चेयरमैन साहब की स्पीच होगी, तो ये लाहौर पहुंचेगा कल, एक रात बसर करके फिर आगे फिर वजीराबाद में क़याम होगा। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर जो है लोग जोक दर जोक काफिलों की सूरत में शामिल होते रहेंगे, और उसके बाद वजीराबाद से निकल के गुजरात, लाला मूसा, गुजर खान, और फिर ये पिंडी के मज़ाफ़ात में, इस्लामाबाद की मज़ाफ़ात में रवात के करीब जो है वो क़याम करता हुआ दूसरे दिन 8 तारीख को ये अजीम शान फकीदुल मिसाल काफिला जो है, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो बड़े वालहाना अंदाज से जो इस हुकूमत के सताए हुए हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खिताब होगा और वो अपने लाया अमल का ऐलान करें। तो सर को क्या लाया अमल? जी बदर साहब, मैं इसके अंदर ये जो अभी अली जैदी साहब ने बयान दिया है ना जी, ये जिक्र कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, इनको क्या तारीख उठा, यहाँ पे सिंध की तारीख उठा के देखें और अपनी खानदानी तारीख भी उठा के देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे, और इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी दादा, उनकी वालदा, उनके नाना, उनके परनाना, इन सबको हिस्ट्री उठा के देखें। यहाँ पे लोगों को अपने खानदान का और अपनी चीजों का पता नहीं है कि वो किस खानदान से और उनके बाप दादा कौन थे, और वो यहाँ पे नुक्ताचीनी करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे। नुक्ताचीनी करने वाले ये जो नौटंकी है, जो वजीर मुशीर बन गए हैं, उनको ये चारे छोड़ के जाके थिएटर में नौटंकी करें। सही, ये क्या बात करने? अच्छा जुल्फिकार बदर साहब, ये बड़ी बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं, आप तो खुद भी एक वर्कर लीडर जो है बेटे हैं, तो आप तो खुद पे आपकी एक बड़ी एक पूरी लेगेसी है। लेकिन मैं राजा साहब से एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि सर राजा साहब अगर ये बताना चाहें कि राजा साहब सिर्फ और सिर्फ जो है वो जलसे की सूरत में ही होगा, या जैसे कोई धरने की बात भी है कि वो धरना भी दिया जाएगा, क्योंकि अब कहा जा रहा था 48 घंटों में शायद तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फैसला भी जो बड़े लीडर्स हैं वो कर लें, तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद धरना वगैरह होगा, या सिर्फ जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है कि लॉन्ग मार्च मुकम्मल हो गया, कामयाब हो गया, अब जलसा करके खत्म किया जाएगा? देखो, पूरी अपोजिशन पीपल्स पार्टी की इस तजवीज पर मुख्तलिफ हो चुकी है कि अदम एतमाद जो है वो हमारे पास एक जमहूरी अख्तियार है और एक ऑप्शन है पार्लिमानी, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे तमाम अपोजिशन के साथ मिलकर। सही, बिल्कुल ठीक है राजा जी जी ठीक है राजा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बदर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, सूफ भी है। मैं शौकत बसरा साहब से भी एक चीज़ जानना चाहूँगा।
बसरा ने तो अपोजिशन जो है वो अपने एहतजाज और ये कर रही है, हुकूमत ने भी ये मार्च कर रही है कि वो सिंध के अंदर, आप भी अपने जलसे किए जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे। तो ये क्या है, आपको जलसों की क्या जरूरत है, आप तो हुकूमत में मौजूद हैं। देखें, पहली बात तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सर, अभी आपने जो हारूनाबाद जलसे की बात की कि अभी ना मैं MNA हूँ, ना MP हूँ, ना वज़ीर हूँ, ना मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हमने जलसा किया है, और ना ही कोई इलेक्शन का माहौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने दोस्तों को इकट्ठा किया एक पोलिटिकल एक्टिविटी के लिए, तो जाहिर है ये हर किसी का आईनी और जमहूरी हक है। तो आप यकीन मानिएगा कि मुदस्सर वहाँ पर हज़ारों की तादाद में, अगर आपके पास फुटेज मौजूद हो वो चला दें, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर रैली के अंदर हज़ारों लोगों ने इस्तकबाल किया, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल। तो ये जो बात करते हैं कि अवाम हमारे साथ हैं, मैं तो एक अदना सा सियासी कारकुन हूँ। अगर मैं हज़ारों का जलसा अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त वहाँ पे काशिफ नवीद पनसोता साहब, शाहिद इमरान तेजा साहब, मियाँ अब्दुल वाहिद साहब, गौर वहीद बाजवा साहब, ये लोकल हम कारकुनान हैं। सिर्फ ये खिच्ची वाला एक छोटा सा कस्बा है तहसील फोडाबाज का। तो आपने तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हमने जलसा किया। नहीं, मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ, ये एक पोलिटिकल एक्टिविटी थी। जाहिर आगे वो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से दोस्तों को, और फिर जो हमने वहाँ पर 2-2.5 साल में इलाके की तमीर और तरक्की, जिसमें हारूनाबाद फोडाबाज रोड है, नहरी पानी का मसला है, जिसमें वहाँ पर सुई गैस है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। यानी कि अभी हम असम्बलियों में नहीं हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से वो काम हुए हैं जो 70 साल में वहाँ नहीं हुए। तो लोगों ने यकीन माने, हमें इतना हौसला बंधाया, हमारा जोकदार लोग जलसे में आए। तो ये अगर भाई हम कर सकते तो अवाम आपके साथ, मुझे मैं चैलेंज देता हूं, मैंने पहले भी एक चैलेंज दिया था बिल्कुल कि बहावल नगर में ये तमाम जमातें मुझे ये जलसा करके दिखा दे इतनी बड़ी तादाद में, तो हम कहेंगे भाई अवाम आपके साथ हैं। लेकिन ये तो बात ऐसे ही है कि आपने लॉन्ग मार्च, लास्ट लॉन्ग मार्च 2018 के इलेक्शन में इसी हल्के में बहरहाल नून लीग जीती है, ये भी एक हकीकत है। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब करने लगे, मैं चाहूंगा राना साहब मुख्तर जी कुछ कहना चाह रहे थे। राना साहब, मेरा भाई शौकत बसरा घबरा चुका है। हाँ, सब कंटेनर से नीचे नहीं उतरते। भाई बहावल नगर में तो वो मेरे दोनों पॉलिटिकल वर्कर MNA हैं, वो बाजवा और वो चौधरी तनवीर नूर। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि शौकत बसरा साहब को वज़ीर आला पंजाब की सीट पे भर्ती कर ले, हमारे उस पुराने इंटरनेशनल लोटे बुजदार को वापस कर दें। इशू ये है कि आज पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। मरकज में और सूबे में अदम एतमाद की सूरत में नवाज शरीफ ही कैंडिडेटों का चुनाव करेगा। और अब ये MNAs के तरले कर रहे हैं, ये जहांगीर तरीन की खरीद दरियाफ्त कर रहे हैं, ये चौरी मुनस्टाई को मिलना गवारा नहीं करते। राना साहब, मेरा भी आपसे सवाल, आप क्या बिलावल साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं? नून लीग इस्तकबाल इंशाअल्लाह महंगाई का खात्मा करेंगे। राना साहब शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो राना साहब सुनिए, अगर आप भी इस्तकबाल कर रहे हैं बिलावल साहब के मार्च का, पाकिस्तान मुस्लिम नून भी? जी बिल्कुल, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल साहब हो या कोई भी अपोजिशन पार्टी, मकसद हमारा एक ही है कि इन नालायकों को घर भेजना है, इस नाहल टोले को बाहर घर भेजना है। 105 से 182 रुपए पर डॉलर ले जाकर पाकिस्तान के IMF, ठीक है, ये अच्छी चले, अच्छा जेस्चर है, आप इस्तकबाल कर रहे हैं। मुदस्सर भाई जी बसरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बदर साहब से, जी बसरा साहब मुदस्सर भाई देखिए, एक जुमला कहिएगा सर। पीपल्स पार्टी मेरी पुरानी जमात है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी हमारी पुरानी जमात है। जहांगीर बदर साहब के बेटे जुल्फकार बदर साहब और राजा परवेज बसरा साहब को जुमला सुनने दीजिए। राना साहब को इन नून लीग से बड़े पुराने बदले चुकाने हैं पीपल्स पार्टी ने। आप जरा सब्र करें। आपको याद है पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई है, जरदारी साहब के मतलब क्या गुफ्तगू हुई है, और वहां जहां पटे बांधे गए हैं, तो राजा परवेज अशरफ साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, जुल्फकार बदर साहब मेरे भाई हैं। आप जरा आगे आगे देखिए होता क्या है। आप जरा अभी इन्होंने पीपल्स पार्टी इनको सियासत सिखानी है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बीबी नुसरत भुट्टो साहबा से लेकर आज तक
जरदारी साहब तक, बिलावल साहब तक। बिल्कुल सही। मैं क्लोजिंग की जानिब जा रहा हूं। मैं बदर साहब से, जरा प्यार से, जरा मोहब्बत से। बदर साहब, लोगों को ऐसा लग रहा है सियासी कारकुन सही, ये बात कहां तक पहुंचती है? जुल्फिकार बदर साहब, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून इकट्ठे होके ये अब चीजें चला रहे हैं, तो क्या इकट्ठे ही आगे चलना है इस हुकूमत को खत्म करने के बाद इलेक्शनों में भी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक मैच्योर किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनकी लीडरशिप के अंदर बड़ी रवादारी, इखलाक और बुर्दबारी है। वो एक दूसरे को बड़ी इज्जत एहतराम के रिश्ते से मिलते हैं और कोई ऐसी इस हद तक नहीं जाते कि कल को मिलते हुए एक दूसरे के साथ आंखें चुरानी पड़े। पीडीएम की सारी जमातें अगर पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च में वेलकम करेंगी या सपोर्ट करेंगी तो ये खुशाइन चीज है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका अपना नजरिया है और ये लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी की इंडिविजुअल मार्च है और इसके अंदर अगर कोई पार्टी हमें आके सपोर्ट करना चाहे तो हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीके अदम एतमाद है इसके ऊपर तमाम ओपोजिशन की जमातें इकट्ठी हैं और कल को जब इमरान खान साहब को भेज देते हैं और उसके बाद इलेक्शन होगा तो तमाम जमातों ने अपने नजरिए के तहत इलेक्शन लड़ना है। इसके ऊपर इलेक्शन पे कोई कोलिजन नहीं है। सही। तो लिहाजा तो अब देखना ये है कि तरीके अदम एतमाद के लिए जो है इकट्ठा होना और तरीके अदम एतमाद का आना, ये एक इस वक्त अहम पॉइंट है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बदर साहब आपका, राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।